Chapters 1977 Lee Seobai's Inner Conflict, 1978 Human Path Changing Luck, 1979 Merman Court's Vicious Guest, 1980 Admitting Defeat Chapter Start Chapter 1977 ली सियोबाई का एंड्रूनी ड्वॉन ली सियोबाई की उम्मीदें बेकार नहीं गई। उसकी कविता के बाद 3 और लोग आगे बढ़े। एक था सुनहरा मस्क पहने हुए एक तगड़ा आदमी, वो एकदम चमकदार सुनहरी रोशनी में नहाई हुआ था। एक बूढ़ा आदमी था जिसने कोन वाली टोपी पहन रखी थी, उसने एक छड़ी पकड़ी हुई थी और उसके चारों तरफ हरी रोशनी घूम रही थी। एक औरत भी थी, उसका शरीर पतला था और उसने गुलाबी ड्रेस पहनी हुई थी, उसका चेहरा एक नकाब से ढका हुआ था। उसकी कविता के बाद उसके आसपास तितलियां उड़ने लगी, ये एक खूबसूरत नज़ारा था। इन तीनों ने ली सियोबाई की मूनलिट नाइट के लेवल की ही मशहूर कविताएं बनाई थी। ली सियोबाई ने राहत की सांस ली। इस दुनिया में कविता बनाने में मदद के लिए गू वॉर्म्स हैं। गू मास्टर्स अपनी उम्र भी बढ़ा सकते हैं और जिंदगी में ज्यादा अनुभव भी हासिल कर सकते हैं। इसलिए यहां मशहूर कविताएं अर्थ के मुकाबले ज्यादा आसानी से बन जाती हैं। अर्थ पर मूनलिट नाइट एक नायाब रचना थी, लेकिन प्रोफाउंड लिटरेचर ग्रोटो हेवन में इसका कोई मुकाबला ना हो, ऐसा नहीं था। ली सियोबाई को मिलाकर चारों ने अपनी अपनी जगह बना ली थी और एक दूसरे को देख रहे थे। तगड़े आदमी, बूढ़े आदमी और औरत की निगाहें ली सियोबाई पर टिकी हुई थी। वो एक दूसरे को जानते थे, उन्हें एक दूसरे के काम का कुछ अंदाजा था, लेकिन ली सियोबाई एक नया चेहरा था। ये नौजवान कौन है? इसका टैलेंट की इतना घना नहीं है, फिर ये ऐसी मशहूर कविता कैसे बना सकता है? ही इंटरेस्टिंग बंदा है। ली सियोबाई के टीचर जियांग ने भी अपने स्टूडेंट की परफॉर्मेंस देखी। उन्होंने संतुष्टि से सर हिलाया। बहुत अच्छे, ली सियोबाई, लगता है आज तुम अच्छे फॉर्म में हो। मेहनत करते रहो। आखिर में कोई गड़बड़ नहीं हुई। ली सियोबाई अगले राउंड में चला गया और यूज टेलीपोर्ट कर दिया गया। जब उस होश आया तो वो एक दूसरे अरेना में पहुंच चुका था। ये 5वां राउंड है, स्कॉलर्स कृपया सब्र रखें। ली सियोबाई ने अपने दिमाग में एक आवाज सुनी। ली सियोबाई तुरंत समझ गया, तो आगे बढ़ने में भी फर्क होता है। मैंने जो कविता बनाई थी वो 3 राउंड्स पार करके सीधे 5वें राउंड में पहुंचने के लिए काफी थी। ये रूल काफी लॉजिकल है, लेकिन इसका मतलब है कि जो गू मास्टर्स इस राउंड तक पहुंचे हैं वो सभी मशहूर कविताएं बनाने वाले लोग हैं। इनमें से सिर्फ आधे ही लोग पास हो सकते हैं। अब प्रेशर और बढ़ गया है। ली सियोबाई ने इधर उधर देखा, यूज्ड टू जाने पहचाने चेहरे दिखे। ये वही तगड़ा आदमी और वो औरत थे। ली सियोबाई की नज़र को महसूस करने के बाद उस औरत ने उस देखकर सर हिलाया। वो अपने नकाब के नीचे से मुस्कुरा रही थी। वहीं दूसरी तरफ तगड़े आदमी में अकड़ भरी हुई थी। ली सियोबाई पर एक नज़र डालने के बाद उसने अपनी इन बैंड कर ली और ध्यान लगाने लगा। 5वें राउंड में अब सिर्फ वही तीनों थे। पता नहीं वो बूढ़ा आदमी किस राउंड में गया होगा। मुझे अब आराम करने का नाटक करना चाहिए। जब स्कॉलर्स कविता आए बनाते थे तो उन्हें पूरी मेहनत से सोचना पड़ता था, लेकिन उस तो सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए एक अच्छी कविता चुननी थी। ये बहुत आसान था, यूज इस सच को छुपाना था। 5वें राउंड के अरेना में कुछ मिनट इंतजार करने के बाद दूसरा कंपटीशन शुरू हुआ। उसके 20 से ज्यादा कंपेटिटर्स द ली सियोबाई ने अपने दिल में एक हद तक प्रेशर महसूस किया। दूसरे कंपटीशन का थीम था सफर। टाइम लिमिट पहले जैसी ही थी। सफर, ये सवाल तो स्प्रिंग जैसा ही है, इतना ब्रॉड और लिखने में आसान है, लेकिन इस पर एक मशहूर कविता बनाना बहुत मुश्किल होगा। तगड़े आदमी ने मन ही मन में आह भरी। औरत सोच रही थी, ये मेरी स्पेशलिटी नहीं है, मैं क्या करूं? ली सियोबाई भी सोच में डूबा था, मैं कौन सी कविता कॉपी करूं? थोड़ी देर सोचने के बाद उसने महसूस किया कि वो कोई क्लासिक कविता इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसका असर बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन वो कोई खराब कविता भी इस्तेमाल नहीं कर सकता था, वरना वो आगे नहीं बढ़ पाएगा और पिछले राउंड में वापस भेजे दिया जाएगा। ली सियोबाई थोड़ा परेशान था। इस सिचुएशन को समझना आसान नहीं था। वो अपनी काबिलियत जानता था, लेकिन उस दूसरों के बारे में नहीं पता था। नहीं पता था कि किस तरह की कविता इस्तेमाल करे जिससे वो जीत भी जाए और ज्यादा अटेंशन भी ना मिले। पहले राउंड में मैंने हद पार कर दी थी। फ्लैट मुझे फर्स्ट आने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ली सियोबाई ने खुद से कहा। उसने सब्र से इंतजार किया। कुछ हाई मिनट्स में कुछ स्कॉलर्स ने अपनी कविताएं बना ली थी। उसके बाद कुछ और ने अपनी कविताएं सुनाना शुरू कर दी और रंगीन रोशनियां दिखने लगी। ली सियोबाई ने मन ही मन आह भरते हुए सोचा, लगता है मशहूर कविताएं बनाना आसान नहीं है। इन लोगों ने पहले राउंड में अच्छा किया था, लेकिन अभी उनकी परफॉर्मेंस बस एवरेज लेवल की है।
ली सियो बाई को जल्द हाई सिचुएशन का अंदाजा हो गया, लेकिन उसने काम शुरू नहीं किया। वो अभी भी इंतजार कर रहा था। जैसे हाई टाइम लिमिट खत्म होने वाली थी, उसने आखिरकार कुछ मशहूर कविताएं देखी। एक तगड़े आदमी की तरफ से उसने एक ऐसी कविता सुनाई जिसमें जबरदस्त बैटल इंटेंट था, जो घोड़ों और भालों की फौज की मार्च जैसी लग रही थी। उसका पूरा शरीर सुनहरी रोशनी में चमक रहा था, तलवारों और भालों के टकराने की आवाज सुनाई दे रही थी। दूसरी मशहूर कविता अस औरत की तरफ से आई। उसने एक कोमल कविता बनाई जिसमें एक नौजवान लड़की अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रही थी, बाहर मुसाफिरों की कहानियां सुन रही थी, अपने खुद के सफर की कल्पना कर रही थी। ये काफी प्रभावशाली था। ठीक है, अब मेरी बारी है, ली सियो बाई ने खांस कर कहा। खजूर के फूल गांव वालों के कपड़ों पर गिर रहे हैं, हर घर से चरखा गाड़ियों की आवाज आ रही है, सादा कपड़ों में बुजुर्ग लोग बेके पेट के नीचे खीरे बेच रहे हैं। लंबे सफर से नशे और नींद का एहसास हो रहा है, तेज धूप से मेरा गला सूख रहा है, मुझे कुछ ठंडा पीने की प्यास है। मैं एक आम घर का दरवाजा खटखटाता हूं, थोड़ी चाय मांगने की उम्मीद में। उसने सुशी की सिल्क वॉशिंग स्ट्रीम को कॉपी किया था। कविता सुनने के बाद, चाहे वो तगड़ा आदमी हो या वो औरत, वो साफ तौर पर प्रभावित हुए जब उन्होंने कविता का एनालिसिस किया। अच्छी कविता है। ये कविता सीनरी के डिस्क्रिप्शन से शुरू होती है और पीछे एक्शंस हैं, दोनों के फ्यूजन से इस इवेंट में इंटरेस्ट जाग जाता है। भले ही वो एक सीनरी के बारे में लिख रहा है, वो अपनी आवाज से एक इमेज बना रहा है। नॉर्मल डिस्क्रिप्शंस के मुकाबले ये बहुत जिंदा लग रहा है। इमोशनल हिस्सा भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये लड़का शायद एक गू मास्टर है, लेकिन वो बहुत पोलाइट और कर्टियस है। वो एक आम आदमी के घर में जबरदस्ती नहीं घुसता, वो सच में एक जेंटलमैन है और उसकी शराफत बेजोड़ है। उसकी कविता पढ़ने से उसका नेचर पता चलता है। ये नौजवान स्कॉलर सच में प्रॉमिसिंग है। आसपास के स्कॉलर्स अब ली सियो बाई को एक अलग नजर से देख रहे थे। ली सियो बाई ने हवा की सांस छोड़ी, ये दिखाते हुए कि वो बेहद थक गया था। इस राउंड के बाद मैं आगे बढ़ जाऊंगा। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरी परफॉर्मेंस सच में अच्छी थी। मैंने बहुत ज्यादा अटेंशन भी नहीं खींचा और कमजोर भी नहीं लगा। ली सियो बाई खुद से काफी खुश था। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद टाइम लिमिट खत्म हो गई। वो हैरान रह गया। ज्यादातर स्कॉलर्स कविता बनाने में फेल हो गए। यह वर्ल्ड पोएट्री कॉम्पिटिशन है, मुझे अपनी बेहतरीन काबिलियत दिखानी होगी। अगर मैं कोई हल्का काम इस्तेमाल करूंगा तो ये बहुत शर्मिंदगी की बात होगी। मैंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन एक सैटिस्फैक्ट्री कविता नहीं बना सका। अगर मैं फेल भी हो गया तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। ये सफर सफल रहा, मुझे 3 मशहूर कविताएं सुनने को मिली। हाँ, सबसे बुरा क्या होगा, मैं पहले राउंड में गिर जाऊंगा, तो क्या हुआ? अलविदा। वो स्कॉलर्स जिन्होंने कविता नहीं बनाई थी, वो बेफिक्री से चले गए, जबकि जिन स्कॉलर्स ने हल्की कविताएं बनाई थी, उनके चेहरों पर शर्म के भाव थे। ली सियो बाई बाहर से शांत था, लेकिन अंदर से घबराया हुआ था। तुम लोग इतना कूल कैसे हो सकते हो? भले ही वो आगे बढ़ गया था, उसने फिर से बहुत ज्यादा अटेंशन खींचा था। पहले वो सिचुएशन से काफी खुश था, लेकिन ये सोचना कि ये स्कॉलर्स इतने निकम्मे निकलेंगे, HMPH, मैंने उन्हें कुछ ज्यादा ही समझ लिया था। ली सियो बाई ने सोचा। कहने को कुछ नहीं था, वो सफलतापूर्वक 9वें राउंड में पहुंच गया। थोड़ी देर सब्र से इंतजार करने के बाद लोग इकट्ठे हुए। इस बार उनमें से 10 से भी कम थे। उनमें से कई मशहूर स्कॉलर्स वो एक दूसरे को जानते थे और उन्होंने तहजीब से एक दूसरे का अभिवादन किया। वो बाहर से शांत और एलिगेंट लग रहे थे, लेकिन अंदर से सभी घबराए हुए थे। इस पॉइंट पर इन कॉम्पिटिटर्स का प्रेशर फिर से बढ़ गया था। मुझे स्टेबल रहना होगा, मैं फिर से हंगामा नहीं कर सकता। ली सियो बाई ने अपनी मुट्ठियां भींच ली, वो खुद को याद दिलाता रहा। लेकिन इस बार उसके सभी ओपोनेंट्स ने अच्छा परफॉर्म किया। आधे से ज्यादा गू मास्टर्स ने मशहूर कविता आए बनाई। ली सियो बाई आखिरी बचा था। ली सियो बाई के चेहरे पर घबराहट के भाव थे, लेकिन वो अंदर से शांत था। उसने वो कविता सुनाई जो उसने पहले से ही तैयार कर रखी थी। कुछ चमकती रोशनी के साथ उसका कल्टिवेशन लेवल रैंक 4 तक बढ़ गया। उसे एक नया गू वर्म मिला। इस बार उसने मेटिक्युलस प्लानिंग की थी। उसने जो कविता बनाई थी वो बस बॉर्डरलाइन थी। बीच में वो सफलतापूर्वक आगे बढ़ गया, लेकिन वो बैच में सबसे नीचे था। जैसे हाईली सियो बाई खुश हो रहा था। खौफ। किसी ने खून की उल्टी की। कोई जमीन पर बेहोश हो गया। वो तगड़ा आदमी कांपते हुए मुश्किल से बैठा। वो औरत पीले चेहरे के साथ काफी देर तक खांसती रही। सिर्फ ली सियो बाई हाई अपनी जगह पर खड़ा था, बिना किसी असर के। तुरंत सबकी निगाहें फिर से यूएस पर आ गई। ये नौजवान बहुत स्ट्रांग है।
अभी तक उसने पहले ही 3 मशहूर कविताएं बना ली हैं। उस बिल्कुल चोट नहीं लगी, लगता है उसने पहले अपनी कविता बनाते वक्त पूरी ताकत नहीं लगाई थी। इम्प्रेसिव। इस कंपटीशन के बाद मुझे उससे दोस्ती करनी पड़ेगी। ली सियोबाई। उसके पास शब्द नहीं थे। ओह भगवान, सबने इतनी मेहनत क्यों की? ये सिर्फ एक पोम कंपटीशन हाई तो था, वो अपनी जान दांव पर क्यों लगा रहे थे? वो भी खून की उल्टी करने का नाटक करना चाहता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, वो अब और भेस नहीं बदल सकता था। ली सियोबाई को एक सादे एक्सप्रेशन के साथ अगले राउंड में जाना पड़ा। चैप्टर 1978 इंसानी राह, किस्मत बदली, सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर, मिनी सेंट्रल कॉन्टिनेंट। फैंग युआन 1000 मन्नतों वाले पेड़ के नीचे खड़ा था। ऊपर देखने पर आसमान में एक जलती हुई रोशनी दिख रही थी, जिसमें छोटे बड़े धब्बेदार, जो कभी गायब होते तो कभी चमकते। ये सच में एक कमाल का नजारा था। जमीन पर देखने पर रेत और धूल उड़ रही थी क्योंकि तेज हवा चल रही थी। फैंग युआन की ईंट में ठंडी रोशनी चमकी। उसके हेवन पाथ डाउ मार्क्स की संख्या बढ़ रही थी। यूज गू रिफाइनमेंट से पहले 3000 के करीब डाउ मार्क्स माइल द, लेकिन अब वो साढ़े 3000 डाउ मार्क्स के करीब पहुंच रहा था। हेवन पाथ डाउ मार्क्स के बढ़ने के साथ फैंग युआन के इमॉर्टल एपर्चर में दूसरे डाउ मार्क्स की संख्या कम हो रही थी। ये नज़ारा फैंग युआन को क्रेज डेमन केव में गुजारे अपने वक्त की याद दिला रहा था। क्रेज डेमन केव के दूसरे सबसे नीचे वाले फ्लो पर फैंग युआन ने दुनियाओं का विकास देखा था। अनगिनत दुनियाएं तबाह हो गई थी जब हेवन पाथ डाउ मार्क्स बने थे। हेवन पाथ डाउ मार्क्स एक दूसरे से जुड़ गए या खुद ही फैल गए, नई दुनियाएं बनाते हुए। इस वक्त भले हाई सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर तबाह होकर हेवन पाथ डाउ मार्क्स में नहीं बदला था, फिर भी वो इस इमॉर्टल एपर्चर के अंदर के अलग अलग डाउ मार्क्स को मॉडिफाई कर रहे थे। ऑफ कोर्स हेवन पाथ डाउ मार्क्स सिर्फ बढ़ नहीं रहे थे, कभी कभी उनकी संख्या कम हो जाती थी। एक हेवन पाथ डाउ मार्क दूसरे पाथ्स के कई डाउ मार्क्स में बदल जाता था, पूरी दुनिया में फैल जाता था। इन डाउ मार्क्स के बदलाव का इस्तेमाल करके हेवनली डाउ के अनुसार पूरे सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर का माहौल मॉडिफाई हो रहा था। जैसे कि वो नज़ारा जो फैंग युआन ऐप देख रहा था, आसमान में रोशनी दिख रही थी, इसका मतलब था कि लाइट पाथ डाउ मार्क्स की संख्या बढ़ रही थी। जमीन पर हवा और उड़ती रेत भी थी, इसका मतलब था कि विंड पथ और अर्थ पाथ डाउ मार्क्स की संख्या भी बढ़ रही थी। अगर ये लंबे समय तक चलता रहा तो 1000 मन्नतों वाले पेड़ के आसपास का इलाका एक बंजर रेगिस्तान में बदल जाएगा। ट्रेन बहुत साफ था। फैंग युआन मन हाइमन में ठंडा मुस्कुराया। उसने पहले सोचा था कि 1000 मन्नतों वाला पेड़ रेगिस्तान में उगने के लिए बना था, लेकिन अब भले ही वो गलत नहीं था, उसकी समझ गलत थी। 1000 मन्नतों वाला पेड़ एक ह्यूमन पथ का प्राचीन सुनसान पौधा था। ये इंसानी इच्छाओं का इस्तेमाल करके फल बनाता था। ये बड़े शहर या लोगों से भरे बाजार जैसे भीड़ भाड़ वाले माहौल में उगने के लिए सबसे बेहतर था। जितनी ज्यादा इंसानी इच्छाएं उतना बेहतर। लेकिन हेवनली डाउ नहीं चाहता था कि 1000 मन्नतों वाला पेड़ ठीक से उगे। उसने हेवन पाथ डाउ मार्क्स को बदलकर एक जलता हुआ सूरज और रेत का विशाल इलाका बना दिया, ताकि उस जिंदा लोगों से अलग रखा जा सके। जिंदा रहने के लिए 1000 मन्नतों वाले पेड़ को इस मुश्किल माहौल में अडेप्ट होने और जीने के लिए अपने गुणों को बदलना पड़ा। लेकिन अब जब यूज फैंग युआन के सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर में रखा गया था, इमॉर्टल फॉर्मेशन ने उसके लिए अपना रेगिस्तानी माहौल बनाया था ताकि वो धीरे धीरे अडेप्ट हो सके और बदल सके। ये अनुपयुक्त माहौल की वजह से तबाह नहीं होगा। लेकिन इमॉर्टल फॉर्मेशन के बाहर उपजाऊ जमीन थी जिसमें हरियाली और गर्म धूप थी। इमॉर्टल फॉर्मेशन अलग थलग नहीं था। 1000 मन्नतों वाले पेड़ की ह्यूमन पाथ और हेवनली डाउ द्वारा महसूस की जा सकती थी। लेकिन ये हेवन पाथ डाउ मार्क्स फैंग युआन के कंट्रोल में नहीं थे। वो इमॉर्टल फॉर्मेशन के अंदर के माहौल के अनुसार नहीं बदल सकते थे। उन्होंने फॉर्मेशन के बाहर के माहौल को मॉडिफाई किया ताकि 1000 मन्नतों वाले पेड़ की ग्रोथ को रोका जा सके। इस तरह फैंग युआन ने कुछ चीजें सीखी। 1000 मन्नतों वाला पेड़ 300 साल में पूरा उग जाएगा, 600 साल में फूल देगा और 900 साल में फल देगा। इस वक्त ये ठीक 1000 फल बनाएगा। ये ऐसी बात है जिसे हर कोई एक सच मानता है, लेकिन अब लगता है ये सच नहीं है। 1000 मन्नतों वाला पेड़ हेवनली डाउ द्वारा प्रतिबंधित है। इसका असली पोटेंशियल इससे कहीं ज्यादा है। ए फ्लैट से मैं इसे इंसानी इच्छाओं से सींचूंगा, मैं धीरे धीरे इसका हैबिटेट बदलूंगा, इसका प्रोडक्शन निश्चित रूप से बहुत बढ़ जाएगा। ये एक फ्यूचर प्लान था। फैंग युआन आज 1000 मन्नतों वाले पेड़ के पास एक दूसरे काम से आया था। उसकी मर्जी से कुकिंग लक पोट उसके ऊपर प्रकट हुआ। रैंक 7 कुकिंग लक पोट एक बेसिन जितना बड़ा था। ये सुनहरी और सफेद रोशनी में चमक रहा था, पवित्र और शाही। पोट के किनारे मोटे द
लगभग एक अंगूठे जितने मोटे, पोर्ट के बेस में 8 ड्रैगन्स दी, जो एक दूसरे से लिपटे हुए थे और अपने पंजे फैलाकर इस पोर्ट के पैर बन रहे थे। पोर्ट के ऊपर फैंग युआन की किस्मत दिख रही थी, जो ग्रे और डैमेज्ड लग रही थी। भले हाई कुकिंग लक पॉट सिर्फ रैंक 7 का था, जो फैंग युआन की पूरी किस्मत को इस एक पोर्ट में नहीं समा सकता था, फिर भी इससे कुछ देखा जा सकता था। फैंग युआन की विशाल किस्मत फेट वो में लगभग पूरी तरह से इस्तेमाल हो गई थी। लड़ाई के बाद उसकी किस्मत बहुत कम हो गई थी। ये की टाइड और हेवन पाथ डाउ मार्क्स के अलावा उसका तीसरा छुपा हुआ खतरा था। फेट स्थिर था जबकि लक परिवर्तनशील था। जब किसी की किस्मत खराब हो तो इसका मतलब है कि अनुकूल न होने वाली घटनाएं हो सकती हैं। लेकिन अब फैंग युआन के में बॉडी के पास सूडो वेनरेबल लेवल की जबरदस्त लड़ाई की ताकत थी। चाहे उसकी किस्मत कितनी भी खराब क्यों ना हो, उसके पास समस्याओं का सामना करने की शक्ति थी। ये में बॉडी के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वो अपने क्लोन्स की किस्मत के बारे में चिंतित था। कुकिंग लक पोर्ट के बाहर उसके अलग अलग क्लोन्स की किस्मत थी। टाइम पाथ क्लोन की किस्मत अभी भी रिवर ऑफ टाइम जैसी थी, लेकिन पानी अब शांति से नहीं बह रहा था। वो उथल पुथल से भरा था और नदी का अगला हिस्सा काटा हुआ था। ये काफी चिंताजनक लग रहा था। जहन बूडू की किस्मत पहले एक मेच्यो बाज की तरह थी जो अपने पंख फैलाकर उड़ रहा था, लेकिन अब वो बाज पानी में गिर गया था। वो बहते पानी से ढका हुआ था, जो उसके लिए चीजों को मुश्किल बना रहा था। ली सियो बाई की किस्मत एक खिलते हुए फूल जैसी थी। फूल गहरे लाल रंग का था और तेजी से लाल रंग में जल रहा था। आग के अंदर पंखुड़ियां खिल रही थी। ये अच्छी किस्मत जैसा लग सकता था, लेकिन छुपा हुआ खतरा बहुत बड़ा था। वो बेसिकली आग से खेल रहा था। अगर वो आग को कंट्रोल नहीं कर पाता तो वो मर जाता। वू शुआई की किस्मत एक कुंडली मारे हुए ड्रैगन जैसी थी। उसके 3 ड्रैगन पंजों में से हर एक ने एक ड्रैगन मोती पकड़ा हुआ था। एक में ड्रैगन पलस की छवि थी, एक में अनगिनत चींटियां थी, जबकि तीसरे मोती में दी ज़ैंग शेंग की इमेज थी। वू शुआई की किस्मत अन सब में सबसे मजबूत थी, लेकिन वो तलवार और भाले की की से घिरा हुआ था, जो हर दिशा से उसके पास आ रही थी। फैंग युआन के में बॉडी की किस्मत खराब थी, उसके क्लोन्स की हालत और भी खराब थी। फैंग युआन ने अपने क्लोन्स की समस्या को बहुत पहले ही महसूस कर लिया था। ऐसा नहीं था कि उसने इसे हाल करने की कोशिश नहीं की, लेकिन उसके तरीके फेल हो गए। हेवन पाथ डाउ मार्क्स ने यूज प्रतिबंधित किया। जब भी वो कोई किलर मूव इस्तेमाल करने की कोशिश करता, वो इंटरफियर करते और उसके किलर मूव एक्टिवेशन को फेल कर देते। अगर वो सफल भी हो जाता तो मूव की शक्ति बहुत कम हो जाती। लेकिन इस बार ये अलग होना चाहिए। फैंग युआन की एड में तेज रोशनी चमकी। फैंग युआन ने मल्टीटास्क किया, 1000 मन्नतों वाले पेड़ के आसपास के फॉर्मेशन को कंट्रोल करते हुए कुकिंग लक पॉट को भी एक्टिवेट किया। 1000 मन्नतों वाले पेड़ की शाखाएं लगातार हिल रही थी। फॉर्मेशन से चमकदार सतरंगी रोशनी निकली, जो कुकिंग लक पॉट में घुस गई। कुकिंग लक पॉट ने उसके क्लोन्स की किस्मत को मॉडिफाई करना शुरू कर दिया। आसपास की दुनिया में तेज हवाएं और भयंकर बिजलियां कड़कने लगी। हेवन पाथ डाउ मार्क्स एक एक करके प्रकट हुए। कुछ इधर उधर बिखरे हुए थे, जबकि कुछ फैंग युआन के शरीर पर प्रकट हुए। स्वर्ग का तरीका था ज्यादा से लेकर कम को देना। इंसान का तरीका था कम से लेकर ज्यादा को और बढ़ाना। ह्यूमन पाथ इमॉर्टल फॉर्मेशन की मदद से फैंग युआन ने जबरदस्ती अपने क्लोन्स की किस्मत में कुछ हद तक बदलाव किए। टाइम पाथ क्लोन की नदी जैसी किस्मत स्थिर हो गई और शांत हो गई। जहन बूडू के बाज की किस्मत पानी में अपने पंख झाड़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मछली में बदल रहा हो, माहौल के अनुसार खुद को ढाल रहा हो। ली सियो बाई के फूल की किस्मत तेज आग के नीचे क्रिस्टलाइज होने लगी। अब उसके राख बनने का खतरा नहीं था। इस बीच वू शुआई के ड्रैगन की किस्मत अभी भी कुंडली मारे हुए स्थिति में रही। किस्मत में कोई बदलाव नहीं हुआ। आसपास की तलवार और भाले की हालांकि बहुत कमजोर हो गई, घने धुएं से हल्के धुएं में बदल गई। इसका मतलब था कि अभी भी एक लड़ाई होगी, लेकिन लड़ाई का पैमाना पहले से बहुत छोटा होगा। क्लोन्स की समस्या हाल हो गई। असली परेशानी तो हेवन पाथ डाउ मार्क्स हैं। फैंग युआन समय बीतने के साथ रेड लोटस के गहरे इरादों को और ज्यादा समझ सकता था। चैप्टर 1979 मर्मैन कोर्ट का खतरनाक मेहमान ईस्टर्न सी मर्मैन इंपीरियल कोर्ट। साजों की आवाज के साथ बेहतरीन शराब और खाने का लुत्फ उठाया जा रहा था। एक शानदार दावत में मर्मैन इंपीरियल कोर्ट की 3 महिला इमॉर्टल्स मुख्य सीटों पर बैठी थी, जबकि वो एक बिन बुलाए मेहमान की खातिरदारी कर रही थी। अच्छी शराब, अच्छा म्यूजिक और उससे भी बेहतरीन डांस। मेहमान ने अपनी शराब एक घूंट में पी ली और कप को टेबल पर पटकते हुए जोर से हंसा। उसका चेहरा चौकोर था, वो तगड़ा और मजबूत था। उसकी स्किन बर्फ जैसी सफेद थी, उसकी ऊँगें और बाल बर्फीले नीले रंग के थे।
रैंक 8 की ऑरा उसके शरीर से निकल रही थी। वो ब्लैक हेवन के आइस क्रिस्टल ग्रोटो हेवन से एक स्नोमैन गू इमॉर्टल था। ये मौजूदा पीढ़ी का आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क था। ब्लैक हेवन की फोर्सेस की पिछली मीटिंग के बाद से नाइट हेवनली वुल्फ लॉर्ड ने चुपके से सेंट्रल कॉन्टिनेंट के हेवनली कोर्ट से संपर्क किया, जबकि लेडी कोल्ड ऐश ने ग्रानी स्केलेटन जैसे ह्यूमन एक्सपर्ट से संपर्क किया। आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क भी चुप नहीं बैठा। उसका टारगेट व्हाइट हेवन या ब्लैक हेवन नहीं, बल्कि पांचों रीजन्स थे। इसलिए वो ईस्टर्न सी गया और मर्मैन फोर्स के पास पहुंचा। ईस्टर्न सी की मर्मैन फोर्स के 3 नेता वो सभी मरमेड इमॉर्टल्स थी। उन्हें लियन के शिन, यूजी और जीनिंगसी कहा जाता था। भले ही तीनों महिला इमॉर्टल्स आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क को पहली बार देख रही थी, ये देखकर कि वो एक वेरिएंट ह्यूमन रैंक 8 गू इमॉर्टल था, उन्होंने उसके स्वागत के लिए ये दावत रखी थी। आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क की तारीफ सुनकर लियन के शिन मुस्कुराए और जवाब दिया, तारीफ के लिए शुक्रिया। ये नाचने वाली गू मास्टर्स सब हमारे मर्मैन ट्राइब की उम्मीद हैं, हमारे गू इमॉर्टल बीज। आप, इमॉर्टल मोनार्क, द्वारा तारीफ पाना उनके लिए सम्मान की बात है। आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क फिर से हंसा, मेरी गस्ताखी माफ करना, लेकिन अगर ये मरफोक तुम्हारे ट्राइब की उम्मीद हैं, तो मुझे डर है कि तुम्हारा अस्तित्व जल्द ही मिट जाएगा। इन शब्दों ने कई मरफोक के चेहरों के भाव बदल दिए। नाचने वाले मरफक तो एक पाल के लिए असंगठित भी हो गए। लियन के शिन अभी भी मुस्कुरा रही थी, हम तुम्हारे यहां आने का इरादा पहले ही समझ गए हैं। हम तुम्हारी बातों से प्रवोक नहीं होंगे। बेशुमार सालों से मेरमेंग ईस्टर्न सी में शांति और सद्भाव से रहते आए हैं, हम हमेशा से न्यूट्रल रहे हैं, हम बाहर के किसी भी झगड़े में हिस्सा नहीं लेंगे। आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क ने सर हिलाया, बेकार की बातें। कौन शांति से नहीं रहना चाहता? लेकिन इतिहास में ऐसी शांति सिर्फ संघर्ष और युद्ध से ही मिलती है। मर्मैन जाति को यूएस वक्त पैराडाइस अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल की मदद मिली थी, इसलिए तुम अब तक ऐसे जी पाए। पूरे 5 रीजन्स में सिर्फ तुम हाई वेरिएंट ह्यूमंस में से एक सुपर फोर्स हो। लेकिन हम सबने फेट वॉर देख लिया है। फेट नाश्त हो चुका है, पांचों रीजन्स एक हो गए हैं, दुनिया हमारी इनके सामने बदल रही है। आपदाओं और विपत्तियों के साथ संघर्ष शुरू होगा और लंबे समय तक चलेगा। तुम्हारा मर्मैन इंपीरियल कोर्ट सबसे दूर रहना चाहता है। ही पैराडाइस अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल को मारे हुए कितना समय हो गया है? उनका कितना प्रभाव बचा है जो तुम्हारी रक्षा कर सकेगा? लियन के शिन का चेहरा गंभीर हो गया, वो यूज जवाब नहीं दे सकी। उसके पास बैठी यूजी ने ठंडी आवाज में कहा, हमारे पास 10 से ज्यादा गू इमॉर्टल्स और इमॉर्टल गू हाउस फ्लोटिंग रेप्यूटेशन बोट हैं। हम आज इस पैमाने तक विकसित हो पाए हैं, ये पूरी तरह से पैराडाइस अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल का क्रेडिट कैसे हुआ? आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क ने सर हिलाया, मैंने तुम्हारे फ्लोटिंग रेप्यूटेशन बोट के बारे में बहुत पहले से सुन रखा है, लेकिन उससे क्या? ये सिर्फ एक रैंक 7 इमॉर्टल गू हाउस है। तुम्हारे पास कई गू इमॉर्टल्स हैं, लेकिन क्या तुम्हारे पास एक भी रैंक 8 गू इमॉर्टल है? एक भी नहीं। ही, बाकी सब भूल जाओ। अगर मैं अभी तुम पर हमला करना चाहूं, तो क्या कोई मुझे रोक सकता है? तीनों मरमेड के चेहरे ठंडे पड़ गए। जीनिंगसी ने कहा, इमॉर्टल मोनार्क, अगर आप लड़ना चाहते हैं, तो आप अभी हमला कर सकते हैं, हम आपको हमारी मर्मैन जाति की ताकत दिखाएंगे। आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया, गलत मत समझो, मैं तुमसे दुश्मनी नहीं करना चाहता। हम सब वेरिएंट ह्यूमंस हैं, इस मौजूदा दुनिया में जहां इंसान हावी हैं, मैं चाहता हूं कि हम सहयोग करें। वेरिएंट ह्यूमंस दोस्त हैं, दुश्मन नहीं। मैं यहां एक अलायंस के लिए आया हूं, मैं भला तुमसे कैसे लड़ सकता हूं? मैं समझता हूं कि तुम सहयोग क्यों नहीं करना चाहती, लेकिन इस बारे में सोचो, जैसे हाई में ये खबर फैला दूं कि तुम तीनों ने मुझे यहां बुलाया है और ह्यूमंस का विरोध करने के लिए ब्लैक हेवन की वेरिएंट ह्यूमन फोर्सेस के साथ जुड़ने के संकेत दिए हैं, तो क्या होगा? ही, तीनों मरमेड ने एक दूसरे को देखा, अन सबके चेहरे पर गंभीर भाव थे। आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क ने NARM लहजे में बात की, लेकिन उसका अंदाज सख्त था, यह एक जबरदस्ती का सहयोग था। अगर वो यूज माना कर देती, तो वो अफवाहें फैला देता और झूठ बोल देता कि मरफोक उसके साथ जुड़ना चाहते हैं। इस समय फेट वॉर के बारे में सबको पता था। ड्यूक लॉन्ग ने फैंग युआन से जो बातें कही थी, उससे दुनिया के सामने ये खुलासा हो गया था कि वेरिएंट ह्यूमंस उभरने वाले हैं। जैसे ही ये खबर मर्मैन इंपीरियल कोर्ट और वेरिएंट ह्यूमंस के बारे में फैल जाती, इससे इंसानों का शक बढ़ जाता, वो एक सार्वजनिक दुश्मन बन जाते। तब तक इंसानों के आम रवैये के साथ वो एक संयुक्त सेना बनाकर पहले मर्मैन इंपीरियल कोर्ट को खत्म कर देते। ह्यूमन फोर्सेस तो बहुत पहले से मर्मैन इंपीरियल कोर्ट को खत्म करना चाहती थी, वो सिर्फ पैराडाइस अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल के प्रभाव से बंधे हुए थे।
अगर मरमैन इंसानों को नुकसान पहुंचना चाहते तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई इस झूठ पर विश्वास करता या नहीं, वो इसका इस्तेमाल मरमैन इंपीरियल कोर्ट से निपटने के लिए करते। मरमैन इंपीरियल कोर्ट को विरोध करने के लिए मजबूर होना पड़ता। वो सिर्फ तभी बच सकते थे अगर वो आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क या दूसरे समान रूप से शक्तिशाली गठबंधनों के साथ काम करते। इस तरह आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क का उद्देश्य पहले ही पूरा हो चुका था। तीनों मरमेड्स परेशान थी। वो दुनिया के ट्रेंड के बारे में जानती थी। वो सक्रिय रूप से गू इमॉर्टल बीज चुन रही थी और उन्हें पाल रही थी। वो मरमैन थी, वो वेरिएंट ह्यूमंस थी। इस स्थिति ने उन्हें हर युग में एक अजीब स्थिति में रखा था। पांचों रीजन्स के अव्यवस्थित युद्ध के दौरान जब हर कोई शक्की हो जाएगा तो उनकी स्थिति और भी खराब हो जाएगी। इसलिए मरमैन ट्राइब को एक मजबूत खतरे का एहसास था। तीनों मरमेड में ज्यादा महत्वाकांक्षा नहीं थी। वो सिर्फ इस नए युग के दौरान अपने सदस्यों को बचाना चाहती थी। इसलिए वो आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क से दुश्मनी नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो इस महत्वाकांक्षी नेता के साथ मिलकर इंसानों पर युद्ध भी नहीं छेड़ना चाहती थी। ये देखकर कि मरमेड्स शांत थी, आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क फिर से मुस्कुराया। ये कैसा रहेगा? हम सब वेरिएंट ह्यूमंस हैं, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहता। चलो एक शर्त लगाते हैं। तीनों मरमेड ने एक दूसरे को देखा। यूजी ने पूछा, कैसी शर्त? हम एक 3 राउंड का कंपटीशन करेंगे, चाहे तुम्हारा ट्राइब कोई भी तरीका इस्तेमाल करे। जब तक तुम मुझे एक राउंड में हरा सकती हो, मैं अलायंस के सुझाव को भूल जाऊंगा। मैं तुम्हारे ट्राइब के बारे में कुछ भी खुलासा किए बिना या कोई अफवाहें फैलाए बिना चला जाऊंगा। लेकिन अगर मैं तीनों राउंड्स जीत गया तो इसका मतलब होगा कि तुम्हारा मरमैन ट्राइब बहुत कमजोर है। मुझ जैसे एक रैंक 8 गू इमॉर्टल को भी नहीं हरा सकता। तुम वैसे भी बड़े खतरे में रहोगे। तुम्हें अपने ट्राइब को समय के तूफानों से बचाने के लिए मेरे साथ काम करना चाहिए। आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क ने धीरे से कहा। तीनों मरमेड के पास कोई चारा नहीं था। उन्होंने सर हिलाकर इस शर्त को मान लिया। पहले राउंड में तीनों मरमेड ने पूरी ताकत लगा दी। ट्राइब के गू इमॉर्टल्स को इकट्ठा किया और युद्ध फॉर्मेशन, मरमैन वेव सेक्रेड स्पिरिचुअल फॉर्मेशन बनाई। अच्छा फॉर्मेशन है, ये सच में दुश्मनों को फंसा सकता है। आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क ने एक नजर डाली और तारीफ की। इमॉर्टल मोनार्क, क्या आप अंदर आने की हिम्मत रखते हैं? आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क जोर से हंसा। वो फॉर्मेशन के अंदर गया और कई बार हमला किया। लहरें बर्फ में बदल गई और टूट गई, जिससे वो आसानी से भाग निकला। मरमैन गू इमॉर्टल्स को बैकलैश का सामना करना पड़ा। वो या तो हल्के या भारी रूप से घायल हो गए। अन सबके चेहरे पर गंभीर भाव थे। अफसोस की बात है कि तुम्हारे पास फॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए कोई रैंक 8 एक्सपर्ट नहीं है। आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क ने आलोचना की। दूसरे राउंड के दौरान मरमैन इंपीरियल कोर्ट ने अपने इमॉर्टल गू हाउस फ्लोटिंग रेप्यूटेशन बोर्ड का इस्तेमाल किया। 100 राउंड्स की लड़ाई के बाद आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क ने फिर से जीत हासिल की। तीनों महिला मरमैन चिंतित चर्चा में लग गई। सिर्फ तीसरा राउंड बचा है, हम क्या करें? अगर हम फिर से हार गए तो हमें आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क के साथ सहयोग करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे? क्यों ना हम वो इस्तेमाल करें? जीनिंगसी ने सुझाव दिया। लियन के शिन और यूजी हैरान रह गई। उन्होंने सर हिलाया। नहीं, हम वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, प्रभाव बहुत बड़ा है। आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क की अफवाह के बिना भी हम सबके निशाने पर आ जाएंगे। हमारा ट्राइब नाश हो जाएगा। अगर हम वो इस्तेमाल नहीं करते तो हम क्या करेंगे? क्या हम ईस्टर्न सी की ह्यूमन फोर्सेस से मदद मांगे? नहीं, हम सब आपकी टाइड से प्रभावित हैं। वो इंसान यहां हमारी मदद करने क्यों ना आएंगे? अगर वो अभी गए तो कीमत बहुत ज्यादा होगी। ओह, मुझे कोई याद आया। क्यों ना हम गू ट्राइब के नेता से मदद मांगे? जीनिंगसी ने पूछा। लियन के शिन ने आह भरी, इस संभावना को नकारते हुए। वो गू ट्राइब का नेता है, भले ही उसके पास रैंक 8 कल्टिवेशन लेवल है। वो एक बीस्टमैन है जो एकांत में है। हमारा उसके साथ अच्छा रिश्ता है, लेकिन अगर हम उससे मदद मांगते हैं तो ये उसके लिए चीजों को मुश्किल बनाना होगा। इसके अलावा वो शायद इस आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क को ना हार पाए। यूजी की अचानक चमक उठी। मुझे कोई याद आया, ये व्यक्ति शायद हमारी मदद कर सकता है। वो शायद आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क के खिलाफ जीत भी सकता है। कौन? वाकई, इस वक्त में कौन हमारी मदद कर सकता है? यूजी ने पलक झपकाते हुए कहा, क्या तुम भूल गई? इस समय गू ट्राइब के हेडक्वार्टर्स में एक महान एक्सपर्ट है। ओ, वो। लियन के शिन को अचानक याद आया। शानदार, मैं अभी गू ट्राइब के नेता से संपर्क करती हूं। हम लॉर्ड वू शुआई से मदद मांगेंगे। जीनिंगसी ने यह कहते हुए तेजी से काम शुरू कर दिया। चैप्टर 1980 हार मान ली ईस्टर्न सी, गू ट्राइब की ब्लेस्ड लैंड। यहां एक शानदार महल था।
पूरा महल हल्की नारंगी सुनहरी रोशनी में चमक रहा था और शानदार तरीके से सजा हुआ था। उसके मंडप और छत सभी बड़े और खूबसूरत थे। ये था रैंक 8 इमॉर्टल गू हाउस, ड्रैगन पैलेस। ड्रैगन पैलेस के अंदर ड्रीम रेल्म्स फैले हुए थे। दूसरे इमॉर्टल गू हाउसेज में कोई ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन भले हाई ड्रैगन पैलेस एक एंस्लेवमेंट पाथ इमॉर्टल गू हाउस था, यूएस में ड्रीम पाथ इमॉर्टल गू दी और यूज ड्रीम रेल्म से नाश्त होने का खतरा नहीं था। ड्रीम रेल्म के सामने फैंग युआन का क्लोन वू शुआई अपनी इल्म बैंड किए हुए था। उसका शरीर यहां था, लेकिन उसकी आत्मा ड्रीम रेल्म के अंदर थी, लगातार उसकी खोज कर रही थी। ड्रीम रेल्म के अंदर वू शुआई एक मेडिकल क्लिनिक का शिष्य था। वो उनका हुनर सीखने की कोशिश कर रहा था। 14 कंधों और पतली कमर वाला एक नौजवान वीरता भरी ऑरा के साथ क्लिनिक में दाखिल हुआ। इस नौजवान का काफी रुतबा था। क्लिनिक के मालिक, एक बुजुर्ग डॉक्टर, को खुद उसकी देखभाल करनी पड़ी। डॉक्टर, जब से मैंने पिछली लड़ाई जीती है, मुझे लग रहा है कि मेरे शरीर में कुछ परेशानियां रह गई हैं, नौजवान ने कहा। बुजुर्ग डॉक्टर हंसा। आओ, मैं तुम्हारी नब्ज चेक करता हूं। मेरी नब्ज चेक करोगे? नौजवान ने भावें सिकोड़ ली। उसके चेहरे पर हैरानी थी। बुजुर्ग डॉक्टर ने धीरे से कहा, यह मेरे शहर का एक अनोखा जांच का तरीका है। ये बीमारियों का पता लगा सकता है। जैसे जैसे इंसान का दिल धड़कता है, उनका खून उनकी नसों में बीता है और नब्ज पैदा करता है। मेरे खास तौर पर बनाए गए हीलिंग गू वर्म के जरिए मैं तुम्हारी नब्ज चेक करके तुम्हारी बीमारी का कारण पता लगा सकता हूं। नौजवान के मन में प्रशंसा का भाव हो पड़ा। वाकई एक अनुभवी डॉक्टर। मैंने सुना है कि स्वर्ग में स्वर्ग नसें होती हैं, धरती में धरती नसें और इंसानों में इंसानी नसें। क्या नब्ज चेक करने का यह तरीका समस्या के कारण का पता लगाने के लिए इंसानी नस का इस्तेमाल करता है? हाँ, बिल्कुल सही। अपना हाथ आगे करो। बुजुर्ग डॉक्टर मुस्कुराया। नौजवान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। बुजुर्ग डॉक्टर ने अपनी उंगली उसकी कलाई पर रखी, अपनी एड़ी बैंड करके जांच करने लगा। एक पल बाद बुजुर्ग डॉक्टर ने अपनी एड़ी खोली। ये वाकई एक बीमारी है, लेकिन ये बाहर से साफ नहीं दिख रही। ये काफी खतरनाक है। तुम पर एक फैंटम पाथ तरीके से हमला हुआ है। नौजवान ने सर हिलाया। सीनियर बिल्कुल सही है। मेरा दुश्मन एक गू मास्टर था जो फैंटम पथ में माहिर था। मैं उसके हमले की चपेट में आ गया था और भले ही मुझे कोई चोट नहीं लगी, फिर भी अजीब लग रहा था। आमतौर पर रात में मैं अपनी 10 से ज्यादा पत्नियों के साथ रहता था, लेकिन अब एक के साथ ही बेहद थक जाता हूं। इसके अलावा मेरी कमर में अक्सर दर्द रहता है और मेरा शरीर गर्म महसूस होता है। सोते वक्त मुझे बहुत पसीना आता है। मुझे कभी कभी चक्कर भी आते हैं। बुजुर्ग डॉक्टर ने सर हिलाया। ये फैंटम पाथ का तरीका काफी दुष्ट है। ये तुम्हारी किडनी को निशाना बनाता है। दूसरे शब्दों में, तुम्हें किडनी की कमजोरी है। फैंटम पाथ वाकई परेशानी वाला है। अब मुझे क्या करना चाहिए? नौजवान ने पूछा। बुजुर्ग डॉक्टर ने जवाब दिया, मैं तुम्हें कुछ दवाई लिख रहा हूं। इसे 1 महीने तक लो। इस महीने के दौरान तुम्हें बेडरूम एक्टिविटीज में शामिल नहीं होना चाहिए। नौजवान के चेहरे पर मुश्किल का भाव था। सीनियर, क्या आप मुझे सीधे गू वॉर्म्स से ठीक नहीं कर सकते? अगर मुझे 1 महीने तक कंट्रोल करना पड़ा तो मैं पागल हो जाऊंगा। बुजुर्ग डॉक्टर ने सर हिलाया। फैंटम पथ के तरीके हकीकत और भ्रम के बीच बदलते रहते हैं। हमें इससे निपटने के लिए काफी समय चाहिए। भले ही मेरी दवाई एक हीलिंग गू वर्म नहीं है, ये एक असली गू रेसिपी से कम नहीं है। ये निश्चित रूप से तुम्हारी समस्या का इलाज कर सकती है। इस तरीके के अलावा तुम्हारा इलाज करना मुश्किल होगा। जब तक तुम्हें मुझसे ज्यादा काबिल डॉक्टर ना मिल जाए, वो शायद तुम्हारी समस्या का हल निकाल सके। नौजवान ने आ भरी। सीनियर, आप ही सबसे बड़े वैद्य हैं जिन्हें मैं जानता हूं। मैं आपके नुस्खे का पालन करूंगा। सपना टूट गया। खोज सफल रही। इंसानी नस। वू शुआई की आत्मा उसके शरीर में लौट आई। वो अभी भी इस सपने के असली मतलब का आनंद ले रहा था। इस ड्रीम रेल्म ने यूज्ड रास्तों का असली मतलब दिया, फैंटम पथ और ह्यूमन पाथ। फैंग युआन का ह्यूमन पाथ अटेनमेंट लेवल ग्रैंड मास्टर पर था, लेकिन फैंटम पथ सिर्फ ऑर्डिनरी पर था। उसके में बॉडी के पास अभी भी हेवनली कोर्ट के कई गू इमॉर्टल्स की लाशें थी। उनके पास फैंटम एपर्चर्स थे। लेकिन पहले उसका फैंटम पाथ अटेनमेंट लेवल बहुत कम था। विजडम गू के साथ भी वो फैंटम पथ की गहराइयों को नहीं समझ सकता था। फेट वॉर के बाद सारे ड्रीम रेल्म्स वू शुआई को एक्सप्लोर करने के लिए दे दिए गए थे। ये सारे सपने फैंग युआन ने यीटियन माउंटेन से हासिल किए थे। भले ही एक हिस्सा फेट वॉर में इस्तेमाल हो गया था, एक बड़ी मात्रा अभी भी बची हुई थी। वू शुआई ने हेवनली कोर्ट छोड़ने के बाद वो ईस्टर्न सी लौट आया और गू ट्राइब की ब्लेस्ड लैंड में रहने लगा।
अपने इमोर्टल एपर्चर का प्रवेश द्वार स्वर्ग और धरती की को खींचने के लिए खोलने के अलावा वो बंद तपस्या में रहा, अपने में बॉडी के कई पार्ट्स के अटेनमेंट लेवल्स को बढ़ाने के लिए, ज्यादा असली मतलब हासिल करने के लिए ड्रीम रेल्म्स की खोज करता रहा। इस समय मेरे में बॉडी को ह्यूमन पाथ अटेनमेंट लेवल की जरूरत है। इस खोज के बाद भले ही हमें ज्यादा ह्यूमन पाथ अटेनमेंट लेवल नहीं मिला और हम अभी भी ग्रैंड मास्टर पर हैं, इससे मेरे में बॉडी को कुछ मदद जरूर मिलनी चाहिए। वू शुआई आराम करने लगा, अपने अगले ड्रीम रेल्म की खोज के लिए तैयार हो रहा था। उसने देखा कि हॉल में गू ट्राइब के नेता से एक इन्फॉर्मेशन पाथ मॉर्टल गू था। गू ट्राइब का नेता मुझे मामूली मामलों के लिए परेशान नहीं करेगा, जरूर कुछ जरूरी हुआ होगा। वू शुआई ने इन्फॉर्मेशन पाथ मॉर्टल गू लिया और यूज चेक किया। ओ, आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क नाम का एक रैंक 8 स्नोमैन गू इमॉर्टल मरमैन इंपीरियल कोर्ट के साथ पंगे ले रहा है। पत्र में तीनों मरमेड ने वादा किया था कि जब तक वू शुआई इस दुष्ट मेहमान को सबक सिखाता है और यूज दूर भगा देता है, वो उसे इनामों से धन्यवाद देंगी। गू ट्राइब के नेता ने भी एक विनम्र लहजे का इस्तेमाल करके वू शुआई से मदद के लिए अनुरोध किया था। जरूर मदद करूंगा, वू शुआई हल्का सा मुस्कुराया। उसके पास फैंग युआन की 500 साल की यादों का एक हिस्सा था। वू शुआई को पता चला कि पिछले जीवन में जब रीजनल वॉल्स गायब हो गई थी और पांचों रीजन्स एक हो गए थे, तभी की टाइड्स आए थे। पांचों रीजन्स के गू इमॉर्टल्स को आराम करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। इस दौरान दोनों हेवंस की फोर्सेस बाहर आए और कुछ समय के लिए अहंकार से पेश आए। सोचा नहीं था कि मुझे इन ग्रोटो हेवन फोर्सेस के साथ इंटरैक्ट करने का मौका मिलेगा। ये एक बेहतरीन मौका है। अपने न्यू बॉडी के प्लान्स के लिए मुझे अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। बम! ड्रैगन पैलेस का दरवाजा खुला, वू शुआई अपनी बंद तपस्या से बाहर आया। दावत में शराब की खुशबू फैली हुई थी, लेकिन माहौल बहुत गंभीर था। तीनों मरमेड के चेहरे पर ठंडे भाव थे, जबकि आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। गाना और नाच खत्म हो चुका था, हॉल शांत था। आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क ने शराब का एक घूंट पिया और पूछा, पता नहीं तुमने आखिरी राउंड के लिए किसे भेजने का फैसला किया है या नहीं? तीनों मरमेड के चेहरे और भी गंभीर हो गए, लेकिन इस समय उन्हें एक पत्र मिला। उनके चेहरे खुशी से चमक उठे। जी निंगसी ने कहा, जबकि इमॉर्टल मोनार्क इतने उत्सुक हैं, चलो तीसरी लड़ाई शुरू करते हैं। ठीक है। आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क ने अपना शराब का कप नीचे रखा। हम इस आखिरी लड़ाई को कैसे करेंगे, बताओ मुझे। हमने इमॉर्टल मोनार्क के खिलाफ किसी को बुलाया है, लियन के शिन ने कहा। वो लॉर्ड आ चुके हैं, तैयार हो जाओ, इमॉर्टल मोनार्क, यूजी ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। कुछ सांसों के बाद मर्मेड इमॉर्टल्स के पीछे वू शुआई हॉल में दाखिल हुआ। कौन मुझसे लड़ना चाहता है? वू शुआई ने पूछा, उसकी आवाज हॉल में गूंज रही थी। आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क ने वू शुआई को देखा और उसका चेहरा बदल गया। उसका बेपरवाह और बेफिक्रा अंदाज चला गया था। उसने हैरानी से कहा, तुम? आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क ने फेट वॉर के बारे में काफी जानकारी हासिल की थी। वू शुआई उन सितारों में से एक था जो चमका था। दुनिया में हर कोई अब उसके बारे में जानता था। आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क तुरंत समझ गया कि तीनों मरमेड को इतना विश्वास क्यों था। आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क का दिल डूब गया। वो वू शुआई की ताकत के बारे में जानता था। उस हराने की उम्मीद बहुत कम थी, लेकिन इस सिचुएशन में उसके पास पूछने के अलावा कोई चारा नहीं था। नमस्ते, वू शुआई, सोचा नहीं था कि आप मरमैन इंपीरियल कोर्ट में होंगे। पता नहीं फैंग युआन कहाँ है? फैंग युआन ने ठंडी आवाज में कहा, मुझे जिंदा होने के लिए फैंग युआन की मदद मिली। हम पहले सिर्फ हेवनली कोर्ट का सामना करने के लिए एक साथ काम कर रहे थे। तुम मेरे दुश्मन हो, आगे बढ़ो और हमला करो। वू शुआई का अंदाज शाही था। आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क गुस्से में था। उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। वू शुआई, तुम्हारा कल्टिवेशन लेवल रैंक 7 है, लेकिन तुम्हारा लहजा बहुत अहंकारी है। वू शुआई मुस्कुराया, किसका लहजा ज्यादा अहंकारी है? सीनियरिटी के मामले में मेन रेड लोटस डेमन वेनरेबल के दौर का आदमी हूं। जब मैं बुढ़ापे से मारा, तब तुम्हारे दादाजी भी पैदा नहीं हुए थे। तुम? आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क ने इन्हें फाड़ कर देखा। क्या तुम यहां मरमैन से पंगे लेने आए हो? चलो वक्त बर्बाद ना करें। वू शुआई ने घूरा, हमला नहीं कर रहे? तो फिर मैं अपनी चाल चलता हूं। ये कहते हुए उसने अपना हाथ हिलाया। एक इमॉर्टल गू हाउस बाहर निकला। ड्रैगन पैलेस। आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क की पुतलियां सिकुड़ गई। उसने देखा कि इमॉर्टल गू हाउस उसकी तरफ तेजी से आ रहा है। वो कोई ट्रांसफॉर्मेशन पथ का महान एक्सपर्ट नहीं था। वो इस मशहूर इमॉर्टल गू हाउस का सामना नहीं कर सकता था। उसने जल्दी से खुद को बचाया।
तीनों मरमेड ने उम्मीद नहीं की थी कि वू शुआई इतनी जल्दी हरेक में आएगा। उसने बिना किसी चेतावनी के हमला कर दिया था। जीनिंगसी ने जल्दी से कहा, सीनियर वू शुआई, ये मरमैन हॉल है। अगर आप लड़ने जा रहे हैं तो बाहर करना बेहतर होगा। बूम! ड्रैगन पैलेस फिर से फैला, पूरा मरमैन हॉल टूटकर बिखर गया। जैसे ही धूल के बादल उड़े, मरमेड और आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क बेचारों की तरह बाहर उड़े। ड्रैगन पैलेस आसमान में उठा जब वू शुआई दरवाजे पर खड़ा था, नीचे आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क को देखते हुए, भागो मत, छोटे बच्चे। आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क का दिल अचानक हुए हमले से धड़क रहा था। उसका गला सूख गया। वू शुआई, आप एक सीनियर हैं। अगर हिम्मत है तो इमॉर्टल गू हाउस की ताकत पर निर्भर मत रहो। ओ, ऐसी बात है? वू शुआई हंसा। तीनों मरमेड को कुछ गड़बड़ लगी। यूजी ने जल्दी से चिल्लाया, सीनियर वू शुआई, ये मरफोक के हेडक्वार्टर्स हैं। अगर आप लड़ने जा रहे हैं तो कृपया बाहर करें। उसके बाद खत्म करने से पहले एक जोर की आवाज के साथ दीजांग शेंग को वू शुआई ने ड्रैगन पैलेस से छोड़ दिया। रो! ईवल ड्रैगन दहाड़ा, विशाल लहरें उठ गई। उसका शरीर एक बड़े पहाड़ जैसा था, ब्लेस्ड लैंड के अंदर फंसा हुआ। उसकी ड्रैगन की पूंछ हिली तो कई पहाड़ और घाटियां समतल हो गई। अनगिनत मरफोक इधर उधर भागे, चीखते चिल्लाते हुए। तीनों मरमेड्स हैरान रह गई, उन्हें नहीं पता था कि क्या करें। आओ, लेडो! वू शुआई ने अपनी बाहें बांध ली और आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क से सादे लहजे में कहा। आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क ने शानदार महल और विशाल दुष्ट ईवल ड्रैगन को देखा। उस महसूस हुआ कि वो बहुत मामूली था। एक स्नोमैन होने के नाते जो ठंड के प्रति बेहद प्रतिकूल था, इस पल उसने अपनी रीढ़ की हड्डी से एक गहरी ठंडक बहते हुए महसूस की। कुछ देर शांत रहने के बाद आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क ने अपनी मुठियां जोड़ी और कहा, सीनियर, आप बहुत शक्तिशाली हैं। जूनियर हार मानता है। सीनियर, ये लड़ाई जीत गए। तीनों मरमेड्स शांत थी। वू शुआई का अभी सिर्फ रैंक 7 कल्टिवेशन लेवल था, लेकिन किसी को अजीब नहीं लगा कि आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क उससे हार मान रहा था। ड्रैगन पैलेस के बिना भी सिर्फ इविल ड्रैगन अकेले हाई हेवनली कोर्ट के डू ट्रांसफॉर्मेशन पाथ एक्सपर्ट्स को मार सकता था और अनगिनत गू इमॉर्टल्स के हमले से बच सकता था। फेट वॉर के दौरान दीजांग शेंग सिर्फ फंगज्यूगे और ड्यूक लॉन्ग से हारा था। HMPH, छोटे बच्चे, तुम काफी होशियार हो। वू शुआई ने दीजांग शेंग और ड्रैगन पैलेस को वापस रखते हुए हंसा। आगे चलो अलायंस के बारे में बात करते हैं। वू शुआई नीचे उतरा और ये कहा, सीनियर वू शुआई। तीनों मरमेड्स हैरान थी। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम खुद को हर चीज से अलग रख सकती हो? वू शुआई की भावें उठ गई। उसने नाखुशी से कहा। तीनों इमॉर्टल्स यूज जवाब देने की हिम्मत नहीं कर पाए। आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क खुशी से झूम उठा। सोचा नहीं था कि मामला पलट जाएगा। वो हकलाया, से सीनियर, आपका मतलब है? वू शुआई ने उसके कंधे पर थपथपाया। आओ चलो हॉल में बात करते हैं। 1. डेफिशिएंसी, कमजोरी के लिए यहां जो कैरेक्टर यूज हुआ है वो फैंटम, भ्रम जैसा ही है। चैप्टर एंड।